हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी आज आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 की समरी लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि अकाउंटिंग क्या है, कैसे होती है, बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। उसी चैप्टर की मैंने एक समरी क्रिएट की है, जिसमें मैं आपको पूरा चैप्टर का एक एनालिसिस दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, एक तरीके से ब्लूप्रिंट जिसे कह सकते हो आप। एक समझ जाओगे कि हाँ, इस पूरे चैप्टर में क्या है, कैसा है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि मैंने इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या था, कैसे था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैसे है। तो मैंने आपको अकाउंटिंग के कुछ मीनिंग्स, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और एट्रीब्यूट समझाए थे, जो डिफरेंट तरीके से मोल्ड करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसमें मैंने जो उसके प्रोसेस से ही डेफिनेशन भी समझाई थी आपको। तो मैं आपको वो सारे स्टेप्स यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, वो आपको एक बार बता देता हूँ, जिसका मैंने आपको एक कोड भी दिया था IMRCSAC, ठीक है। उस कोड के विद द हेल्प ऑफ दैट कोड मैं आपको समझाऊंगा कि मीनिंग और प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या है इसके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। मेजरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म में मेजर करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं जनरल में। क्लासिफाइंग इन लेजर फॉर्म, जो भी ट्रांजेक्शन सेल्स परचेज की हमने जनरल में रिकॉर्ड की है उसको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। किसमें? लेजर में क्लासीफाई करते हैं। सेल्स की अलग, परचेज की अलग लेजर बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको क्या कहते हैं, समराइज करते हैं। कैसे करते हैं? जो सेल्स का लेजर है और परचेज का लेजर है, उसका एक एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं, परचेज का अलग लेते हैं, सेल्स का अलग एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं। दोनों का अलग अलग एग्रीगेट वैल्यू लेके फिर उसको हम समराइज करते हैं 3 अकाउंट में। किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। 6th जो है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, सीए आता है, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है कंपनी को, ठीक है। तो वही चीज़ें, वही डेटा, वो जो रिकॉर्ड आया है, रिजल्ट आया है, वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है यूजर्स को। फर्म को बता देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को, कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था कि यूजर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट में। तो मैं आपको बता दूँ यूजर्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूजर्स हमारे 2 तरीके से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इंटरनल कौन है, एक्सटर्नल कौन है? इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर रहते हैं, जो कंपनी के अंदर रह के काम करते हैं, जो कंपनी में ही रहते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के बाहर होते हैं, ठीक है, जो फर्म के बाहर होते हैं हमारे, वो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं वो मैंने कुछ लिखे हैं। ओनर हो गया आपका, जो कंपनी का मालिक है। आपके आगे चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। उसमें से हमारा पहला प्रिंसिपल है एक, कि ओनर और फर्म की डिफरेंट एंटिटी होती है। क्या होता है कि अगर ओनर ने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए फर्म में एज अ कैपिटल, तो फर्म और ओनर में डिफरेंट एंटिटी होने के कारण फर्म लाइबल होता है, फर्म एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है कि अब उस ओनर को 15 लाख रुपए वापस दे, यानी फर्म के ऊपर कर्जा होता है, किसका? ओनर का। अब आप कह रहे हो फर्म तो ओनर की है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, उस प्रिंसिपल में आपको बाकायदा समझाऊंगा कि ओनर और फर्म में क्यों डिफरेंस है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है, ये लाइबिलिटी होती है। और ये हमारा एक प्रिंसिपल है जो बनाया गया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्म और ओनर अलग अलग हैं, ठीक है। एम्प्लॉइज को डिस्क्लोज करते हैं, मैनेजमेंट को करते हैं, वर्कर को करते हैं। मैनेजमेंट को क्यों करते हैं? ताकि जो पूरे साल में हमारा जो अकाउंटिंग हुई है उसमें जो डेटा मिला है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो दूसरी कंपनी से ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, उसके लिए स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करेंगे, प्लानिंग करेंगे। जो आपको मैंने बताया था कि आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, ये सब आप पढ़ेंगे अपने बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में, सारी डिटेल में। मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उस पर डिसीजन कैसे लेते हैं, जो भी हमें डेटा मिलता है, यूजर्स होते हैं अगर वो कंपनी के, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो इस तरह हम मैनेजमेंट को बताते हैं ताकि वो अच्छा डिसीजन ले, हमारे प्रॉफिट को और बढ़ाएं, लॉस है तो उसको घटाएं, ठीक है, लॉस को हटाएं। फिर एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को क्यों बताते हैं? एम्प्लॉयज़ हमारे एक तरीके से टॉप लेवल पे होते हैं, जो टॉप लेवल वर्कर्स होते हैं, टॉप लेवल एम्प्लॉय होते हैं हमारे, जो टॉप लेवल पे काम करते हैं। मैनेजर कह सकते हो, मैनेजर हो गया, या फिर डिफरेंट मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, है ना, और प्रमोशन मैनेजर, ऐसे डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं। तो उनको हम डिस्क्लोज ये सब इसलिए करते हैं ताकि वो लोग अपने फील्ड में अच्छा काम करें, और उनका बोनस कब आ रहा है, उनकी इंक्रीमेंट होगी कि नहीं होगी, प्रमोशन से रिलेटेड सारी जानकारी उनको मिल जाती है। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी प्रमोशन होगा, उनको भी अच्छा बोनस मिलेगा। वर्कर्स को क्यों करते हैं? ताकि वो एक तरीके से लो लेवल पे काम करते हैं, बट स्टिल उनकी सैलरी अच्छी होगी और उनको अच्छा काम मिलेगा, ज़्यादा काम मिलेगा, और वो उधर एफिशिएंट होंगे, इफेक्टिव होंगे कंपनी को लेकर, कंपनी को गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वर्कर्स के लिए भी अच्छी होती हैं और कंपनी इसलिए ये सारी चीज़ें इनको भी डिस्क्लोज करती है अपने फर्म के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लाइक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, ठीक है। अब कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी है, उसको जान लेते हैं कौन कौन होते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक को क्यों बताते हैं? ताकि वो हमें लोन दे सके, हम उनसे लोन ले सकें, उनको बताएं कि हाँ हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न करती है, आप हमें लोन दीजिए, तो फिर वो उसके बेसिस पे बैंक हमें लोन प्रोवाइड करती है। और बैंक ही नहीं, और भी जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे भी हम लोन ले सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, इनको हम क्यों दिखाते हैं? ताकि इनको सिर्फ एक ही चीज़, इनके पास सिर्फ एक ही प्रूफ होता है कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो कैसी हुई है, उसमें प्रॉफिट जो आया है वो सच है या नहीं। बस इसी से इनको अंदाज़ा मिलता है कि हाँ कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इनको एक तरीके से ओवरव्यू मिल जाता है, हाँ ठीक है इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए हम इनको डिस्क्लोज करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता कंपनी के अंदर, ये बाहर से होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इसलिए क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीद लेते हैं अपनी कंपनी में सेल करने के, रॉ मटेरियल जैसे हो गए, तो एक तरह की गुडविल बनती है, हाँ इस बंदे की, इस कंपनी की प्रॉफिट बहुत अच्छी है, तो हम इसको अगर उधार पैसा देंगे तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, वापस मिल जाएगा। तो क्रेडिटर्स को भी गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं, ये सब थोड़ी चीज़ें हैं। पब्लिक और भी बहुत सारे एक्सटर्नल हैं यूजर्स जो आप देखेंगे, और अगर आपको और भी यूजर्स पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि कौन कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स आपको और पता है, तो मैं भी उसके बारे में थोड़ा जान जाऊँगा। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग करते वक्त क्या क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग में, कैसे अकाउंटिंग होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया था, एक बार और जान लेते हैं। 4 क्वालिटी होनी चाहिए: रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी क्यों होती है? रिलायबिलिटी इसलिए कि ताकि जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो सच होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए उसमें। रिलेवेंट क्यों? जितना पूछा जाए उतना ही। अब हमने पूछा है कि उस दिन ट्रांजेक्शन कितना हुआ, क्या हुआ, उसमें तुम ये नहीं बताओगे हम वहाँ गए, ऐसा किया वैसा किया, तो ये सब नहीं, जितना पूछा जाए उतना। रिलेवेंट कंटेंट ही अकाउंटिंग में होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अब जो हमने अकाउंटिंग की है उसमें आसानी से, आसान लैंग्वेज में हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हाँ हमने ये अकाउंटिंग की है, इसमें हमने ये ट्रांजेक्शन किया है, तो वो समझ में आए कि हाँ क्या ट्रांजेक्शन किया है और कब किया है, कितना अमाउंट है, कितना फिगर है, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए, अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को। तो इसलिए अच्छी अकाउंटिंग हो और और क्या कहते हैं, वो समझ में आए आसानी से। कंपेरेबिलिटी क्या होती है? जैसे कंपेरेबिलिटी मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, जिसमें क्या करते हैं हम 2 बेसिस पर कंपेयर करते हैं, इंटरफर्म और इंट्राफर्म। इंटरफर्म जो कंपनी के अपने ही कंपनी से करते हैं, अपने पिछले साल के प्रॉफिट से, और इंटरफर्म सेम साल के प्रॉफिट को दूसरे कंपनी से करते हैं। जैसे 2015 में मैंने 15 लाख प्रॉफिट किया है, उसने 16 लाख प्रॉफिट किया, तो ये हम क्या कर रहे हैं? इंटरफर्म कंपैरिजन कर रहे हैं। इंट्राफर्म में क्या कहते हैं, मैंने 2014 में 10 लाख का प्रॉफिट किया, अब 2015 में 12 लाख का प्रॉफिट किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, साल चेंज करके अपने ही फर्म में कंपैरिजन कर रहा हूँ। क्या हो गया? ये इंट्राफर्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल होते हैं कंपनी के कि हाँ हमें अकाउंटिंग करने का हमारा कुछ टारगेट है कि हम अकाउंटिंग करेंगे, इस तरह करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अकाउंटिंग से हमें ये फ़ायदा होगा। तो कुछ गोल होते हैं, कुछ टारगेट, कुछ माइंड में होता है कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो हमें ये मिलेगा। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन से गोल्स होते हैं अकाउंटिंग करने के, ये मैंने कुछ 3-4 लिखे हुए हैं। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अब हम सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पूरे साल का हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, हम प्रॉफिट और लॉस आसानी से कैलकुलेट कर पाएँ, इसके लिए हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में, हम ये जानने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हर एक ट्रांजेक्शन का एक सिस्टम वे में, एक तरीके से, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स कहता है, जो हम चैप्टर में 4 में पढ़ेंगे, वो जो उसके अकॉर्डिंग हम अपने सारे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करें, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं, जो जिसको हम मेरिट्स भी कहते हैं, कि फ़ायदे क्या हैं अकाउंट्स करने के, अकाउंटिंग करने के। अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है, उससे क्या हमें मिलने वाला है, कुछ तो मिल रहा है तो अभी तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, हेल्प द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प क्यों करता है, ये मैंने आपको बताया भी था। मैनेजमेंट में क्यों हेल्प करता है, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं इसके बेसिस पे कि हाँ हमारी अकाउंटिंग में प्रॉफिट हुआ है, लॉस, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं कि प्रॉफिट को कैसे और प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाए, लॉस को और कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट में हेल्प होता है अकाउंटिंग का। हेल्प टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये हमें हेल्प करता है रिकॉर्ड भी मेंटेन करने में। अकाउंटिंग है तो हमने अब सोचा कि यार मैंने 3 महीने पहले
अपने एक सेम फाइनेंशियल ईयर का हम लेते हैं, हमेशा लेते हैं जो भी है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है, तो सेम फाइनेंशियल ईयर के चेक करते हैं हम लोग। तो हम चेक करते हैं रिकॉर्ड कि हाँ 2 महीने पहले मैंने जो ट्रांजेक्शन की थी वो क्या होगी, उसको चेक करते हैं जरा। तो याद करने में बहुत मुश्किल होगा, डेट, ट्रांजेक्शन का अमाउंट, किसको की थी, कब की थी, ये सारी चीज़ें अगर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम तो आसानी से इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। किससे? अकाउंटिंग से। ठीक है। हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेट करने में बड़ी मदद होती है इससे, क्योंकि हम सारी समरी क्रिएट करते हैं, लेजर बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, लॉस कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। हेल्प टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, हमें क्या होता है पता लग जाता है कि हाँ हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी किस पोजीशन पे है, कहाँ स्टैंड करती है, कितना प्रॉफिट है उसका, क्या है मार्केट में उसकी, क्या मतलब एक तरीके से पोजीशन है कि हाँ वो कहाँ लाई करती है, किस लेवल पे है। तो इससे क्या होता है फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने में भी आसानी होती है। किसकी वजह से? अकाउंटिंग की वजह से। अकाउंटिंग से क्यों हम मार्केट में अपनी पोजीशन देख पाते हैं? क्योंकि एक लीगल है, एविडेंस होता है कोर्ट में अकाउंटिंग, इसलिए हमें आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हम फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं अपनी कंपनी का, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ लिमिटेशन। अब कुछ अच्छाई है तो कुछ गलत चीज़ें भी होंगी अकाउंटिंग के, कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। तो कुछ क्या डिमेरिट्स है वो थोड़ा जान लेते हैं। पहला क्या है? नॉट फुली एग्जैक्ट। ठीक है। अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है, एस्टिमेटेड होता है। ठीक है। अब कभी भी कोई भी अगर मान लो एक एग्जांपल मैंने आपको लेके बताया भी था कि हाँ अगर मैंने एक गुड्स था मेरे पास, उसकी मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू 10 लाख रुपए रिकॉर्ड कर ली, बट उसकी वैल्यू थी 9,95,000, तो 5,000 का डिफरेंस आ गया। वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट हमने रिकॉर्ड किया है जो कि एग्जैक्ट नहीं होता, जो कि सही नहीं होता। ठीक है। सेकंड क्या है? इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। अब अकाउंटिंग क्या करता है, कभी कभी क्वालिटी भी, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको भी इग्नोर कर देता है। जैसे कि स्टाफ का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कंपनी में हमारे क्वालिटेटिव स्टाफ होते हैं, एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक बहुत कम खराब काम कर रहा है, तो इस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में हम? बहुत मुश्किल काम है, जो कि नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी एक तरीके से ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है अकाउंटिंग के। थर्ड क्या है? प्राइस लेवल चेंजेस। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है गुड्स में, सॉरी फिक्स एसेट्स में, वो भी हम कभी कभी रिकॉर्ड नहीं करते, भूल जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, उसको इग्नोर ही करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। फोर्थ क्या है हमारा? विंडो ड्रेसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक लिमिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, जो विंडो ड्रेसिंग। इसमें क्या करते हैं लोग, ओनर्स क्या करते हैं, अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करते हैं, चेंजेस ला देते हैं अपने अकॉर्डिंग, प्रॉफिट और लॉस दिखाते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि उनको एक्सटर्नल यूजर से अच्छा बेनिफिट मिल सके और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी बहुत अच्छी हो, मार्केट में अच्छी गुडविल बने, अच्छा उनको लोन मिले, अच्छा उनको उनकी बोरोविंग्स, मोस्ट प्रोबेबली उनकी सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है उनका कि बोरोविंग्स उनको ज़्यादा अच्छी मिले, लोन उनको आसानी से मिल जाए। इन सब को पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो विंडो ड्रेसिंग करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में चेंजिंग लाते हैं। ठीक है। ब्रांचेस होते हैं कुछ अकाउंट्स के, मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीन अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? जिसमें हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। सेकंड क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं प्रोडक्ट की, जो भी हमने प्रोडक्ट है हमारा, उसकी लागत कितनी है, उसको बनाने में कितना पैसा लगा है, वो निकालते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको फिर से बता देता हूँ क्या होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट है हमारी, जो भी हमारी कॉस्ट लगी है, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कंपनी में आगे क्या करना है, कैसे करना है, लॉस है या प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ों की हम एक तरीके से एनालिसिस क्रिएट करते हैं। तो इसके साथ हमारा ये पूरा एक तरीके से समरी खत्म होती है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो एक हमारी बुक के हेडिंग पे लिखा हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। डबल एंट्री सिस्टम होता है हमारा 2 तरीके से चलता है, इसके बारे में आगे चैप्टर्स में डिस्कस भी करूँगा आपको, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि बुक की हेडिंग है बेसिकली, तो उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डबल एंट्री सिस्टम होता है कि जो एंट्री हम दोनों के लिए करें, लाइक डेबिट और क्रेडिट दोनों अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। लेन और देन, हम क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। जैसे मैंने एक पेन खरीदा, पेन लेने के लिए मैंने कुछ पैसे दिए, ठीक है, तो पैसे जो दिए मैं वो भी रिकॉर्ड करूंगा, मैंने पेन लिया मैं ये भी रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कहाँ, जर्नल में, फिर उसका लेजर क्रिएट करूंगा, आगे आगे जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें ये रिकॉर्ड करता जाऊंगा। तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम, दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट की भी एंट्री और क्रेडिट की भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे हम लोग, सिंगल एंट्री भी करते थे, सिंगल एंट्री सिस्टम कहते थे जिसको, वो एक तरीके से इनकम्प्लीट होती थी। क्या होती थी? इनकम्प्लीट। वो कभी पूरा रिकॉर्ड नहीं मानते थे, क्योंकि अब जैसे मैंने मार्कर खरीदा, ये अब मैंने 10 रुपये पे कर दिए, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैंने क्या किया, मार्कर खरीद लिया, अब मैं सिर्फ एक परचेज की एंट्री डाल दूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, हाँ मैंने मार्कर खरीदा, अब मैंने पेमेंट की, मैं इसकी एंट्री नहीं डालूंगा, एक सिंगल एंट्री डाल दी मैंने, खत्म, ताकि मेरे को फ्यूचर में पता लगे कि हाँ मैंने एक चीज़ खरीदी थी कभी,
और मैं आगे जाके देखूँ कि हाँ मैंने कितना खर्चा किया पूरे महीने में, पूरे साल में। तो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ये, जिसमें हम सिर्फ एक ही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, चाहे डेबिट की चाहे क्रेडिट की, जो भी मैं ट्रांजेक्शन में परफॉर्म कर रहा हूँ उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, तो जो कि इनकम्प्लीट होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 ने डबल एंट्री सिस्टम को क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया हमारे अकाउंटिंग के लिए, जो कि आज कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो भी करते हैं और अप्लाई भी करते हैं डबल एंट्री सिस्टम को। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और चैप्टर नंबर 1 के बारे में पूरे डिटेल में। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग के होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले आप अपने घर पर रहें, सेफ रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और सारे गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस फॉलो करिए। थैंक यू।